हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान, क्लास टेंथ के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 40 ऑब्जेक्टिव, सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा हुआ भी है और इस बार पूछा भी जाएगा, इस बार एग्जाम में पूछा भी जाएगा। इसलिए टॉप जितने भी इसमें जो टॉप 40 क्वेश्चन, कितने टॉप 40 क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए। और ये मॉडल सेट नंबर कितना है? 1 है। सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट नंबर कितना है? 1 है। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग का 80 में लाने का 40 को लाने का रहता है, तो उसमें से 80 में आप लोग को 80 बनेगा। 80 में से आप लोग को 80 बना के आइएगा, लेकिन आप लोग को बनाने का चाल से ही रहेगा, लेकिन आप लोग से बनेगा 80 में से 80 बनेगा। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी मॉडल सेट होंगे सबको शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख लेना है और बढ़िया से याद कर लेना है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यह सामाजिक विज्ञान का पहला सेट है, मॉडल सेट पहला है। इससे कम से कम एग्जाम में 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इस सेट से केवल 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, केवल 5 क्वेश्चन इस सेट से ही पूछे जाएंगे। इसलिए इसको एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम अच्छे से याद कीजिएगा और यदि संभव हो तो कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका आंसर पहले बताने का, कमेंट बॉक्स में बताने का। गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? जल्दी से बता दीजिए। गैरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था? क्या था गैरिबाल्डी के पेशे से? क्या था? नाविक। क्या था? नाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है किसको कहते हैं? चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किसको कहते हैं? तुर्की को। किसको कहते हैं? तुर्की को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? अंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? या इसी को कहते हैं अंग इटली भी कह सकते हैं। अंग इटली की स्थापना किसने की थी? अंग यूरोप या अंग इटली या केवल यूरोप की स्थापना किसने की थी? यूरोप की स्थापना किसने की थी? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एकदम अच्छे से नोट करते जाना। कॉपी में अगर संभव हो तो नोट करते ही जाना है। चलिए इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। अंग यूरोप या अंग इटली या केवल यूरोप की स्थापना किसने की थी? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो किसने की थी? तो मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था तब जाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस युद्ध के बाद? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो किस युद्ध के बाद? तो सीडॉन का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कौन सा देश साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किस यूरोप वासियों के लिए किसका? तो यूनान का। कहाँ का? यूनान का। किस देश का? यूनान का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी अभी फिलहाल में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए।
कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था, जल्दी से बता दीजिए, किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना हुआ था? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? तो किसका हुआ था? तो बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जल्दी से बताइए। तो कौन हो जाएगा? तो पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किसका कथन निम्नलिखित में से किसका कथन है? मतलब किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा था? किसका कथन था? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि क्या होते हैं? बनते हैं। क्या होते हैं? संसाधन बनते हैं। किसने कहे थे? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, किसने कहे थे? किसने कहे थे? जिम्बरमैन ने। किसने कहे थे? जिम्बरमैन ने। किसने कहे थे? जिम्बरमैन ने। जिम्बरमैन ने कहे कि संसाधन होते नहीं क्या होते हैं? बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो कैसा है? तो अनवीकरणीय। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? मतलब सीमित का मतलब कम है। किसका भंडार जो है कम है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, किसका भंडार कम है? किसका कम है? तो कोयला का। किसका? कोयला का भंडार क्या है? कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? जल्दी से बता दीजिए। तो संसाधन के नियोजन दोहन से। संसाधन के नियोजित दोहन से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी इसका बता दीजिए, तो कौन हो जाएगा? तो 9.2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक के को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, कितने किलोमीटर? तो 200। कितने? 200। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब जो है किस प्रकार के संसाधन के मामले में बहुत गरीब है? किस प्रकार के संसाधन में क्या है? गरीब है। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किस प्रकार के? खनिज। किस प्रकार के? खनिज के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
करा मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछली का अस्तित्व को खतरा में कौन डाल सकता है? ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मछली के अस्तित्व को खतरा में कौन डाल सकता है? कौन डाल सकता है? तो दूषित जल। कौन डाल सकता है? दूषित जल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कहाँ है आरक्षण की व्यवस्था है? तो कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वह आधारित होती है किस पर? सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वह किस पर आधारित होता है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वह किस पर आधारित होता है? तो किस पर? तो धर्म पर। किस पर आधारित होता है? धर्म पर। किस पर आधारित होता है? धर्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई एक बार पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर जल्दी बताइए। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कैसी है? तो लोकतांत्रिक। कैसा है? लोकतांत्रिक। लोकसभा यहाँ लिखा गया है। लोकसभा माने लोकसभा का मतलब लोकतांत्रिक है। कैसा है? लोकतांत्रिक। लोकसभा का मतलब लोकतांत्रिक। कैसी है? लोकतांत्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना? 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार, कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी हुआ है। कौन सा अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है मूल अधिकार? क्या है? 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन व्यक्ति ऐसे थे जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे, उन्हें रंगभेद का विरोध नहीं करते थे? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से एकदम रखना। कौन थे लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कौन नहीं थे? तो जेडी गुड्डी। कौन थे? जेडी गुड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति जो है वह किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, धर्म पर आधारित है, माने एक धर्म दूसरे धर्म से क्या होता है? श्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? हमारा अभिप्राय क्या होता है? किससे होता है? हमारा अभिप्राय किससे होता है? किससे होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का। स्त्री और पुरुष के बीच कौन अंतर का? जैविक अंतर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन जो है सही है और बाकी क्या है सब गलत है? कौन सा कथन सही है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है। कोई भी, जितने भी लोग होते हैं, कोई भी लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं। सभी लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं, मानने की आजादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कई एक बार पूछा हुआ है, कई बहुते बार पूछा हुआ है। इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जल्दी से इसका बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुते बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। कौन देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किसमें? तो भारत में। किसमें है? भारत में। किसमें? भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ है। निम्न में कौन क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसको? तो कृषि क्षेत्र को। किसको? कृषि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। अगर कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र, क्या बोलता है? द्वितीय क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र। अगर कहा था तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र जो होता है औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, उन्हें सेवा प्रदान करता है। तो पहला क्षेत्र कहेगा प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहेगा तो औद्योगिक हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र कहेगा तो सेवा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तीनों बार पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जवाहर रोजगार योजना लागू है। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, मैंने कब लागू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना जो है वह कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? या में बहुत बार पूछा हुआ है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? चलिए कब लागू हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कब हुआ था? 1989। कब हुआ था? 1989। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका गठन कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताइए। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद तो 1992 को। कब हुआ था? 1952 को। सॉरी 1952 को। कब हुआ था? 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त कब हुआ था? 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। 1952 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहेगा इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बोलेंगे मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के अपना अपना मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योजना आयोग को भंग कर अर्थात खत्म कर, समाप्त कर कौन सा आयोग लाया गया? कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग लाया गया है? कौन सा आयोग लाया गया है? जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा आयोग लाया गया? तो नीति आयोग। कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त कर भंग कर कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग। कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। और यह कब आया था? यह नीति आयोग जो है कब आया था? नीति आयोग जो है कब आया था? चलिए इससे रिलेटेड और बोल रहे हैं। योजना आयोग को भंग करके कौन आयोग लाया गया? नीति आयोग। कौन सा आयोग बना है? नीति आयोग। नीति आयोग कब आया था? तो 1
जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को आया था। कब आया था? नीति आयोग कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। और इसके कहेगा नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? कहेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो कि उस समय कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। कौन थे? 2015 में कौन थे प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी। तो कहेगा नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बोलेंगे प्रधानमंत्री। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन? तो नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी शास्त्री कौन है? नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? अर्थशास्त्री कौन है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? कौन है? तो प्रोफेसर मोल्स यूनुस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? एग्जाम में बहुत बार पूछा भी हुआ है। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मतलब जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। किसने कहा था? किसने कहा था? जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ। किसने कहा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कौन सा होगा? वह देश को कौन सा देश कहेंगे? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ भी है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो विकसित। क्या बोलते हैं? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विकसित। क्या बोलते हैं? विकसित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सा आपदा जो है प्राकृतिक नहीं है? जब प्राकृतिक नहीं है तो क्या होगा? मानव जनित होगा। मानव जनित आपदा होगा। क्या होगा? मानव जनित आपदा होगा। तो ऐसे ही पूछ सकता है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है या प्राकृतिक आपदा नहीं है? चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। कौन सा है प्राकृतिक आपदा नहीं है अर्थात मानव जनित आपदा है? कौन हो जाएगा? आतंकवाद जो है क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, दुर्घटना हो गया, ये सभी जो होते हैं प्राकृतिक आपदा नहीं होते हैं। कहते हैं सुनामी, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, चक्रवात, ये सभी जो होते हैं प्राकृतिक आपदा होते हैं। फिर एक बार बोल रहे हैं प्राकृतिक आपदा कौन कौन होता है? सुनामी, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सभी जो होते हैं प्राकृतिक आपदा होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ एग्जाम में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या है। तो समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में क्या आना? भूकंप आ जाना। समुद्र में भूकंप आना। जब समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है? सुनामी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है मतलब क्या होगा? प्राकृतिक आपदा होगा। जब मानव जनित आपदा नहीं है तो समझेंगे कौन आपदा होगा? प्राकृतिक आपदा। तो बताइए प्राकृतिक आपदा कौन है? तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये भी देखिए सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी है और रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। तो इनमें से कोई नहीं मानव जनित आपदा है, मतलब प्राकृतिक आपदा इनमें से कोई नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण
था, महाराष्ट्र में जब भूकंप आया था उसमें भूकंप आने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार पूछा हुआ भी है। महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका मुख्य कारण क्या था? तो कोयना बांध का निर्माण, कोयना बांध का निर्माण, कोयना बांध का निर्माण होने के कारण ही महाराष्ट्र में क्या आया था? भूकंप आया था। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।